बच्चों, एक बार फिर आपके YouTube चैनल विजय सर की पाठशाला में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे बोर्ड की परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। बच्चे, इसे पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 100% गारंटी के साथ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 परीक्षा में आने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 1, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन होगा। तो इसको देख सकते हैं। अक्षीय स्थिति में जो होता है आपका जो आएगा E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। और निरक्षीय स्थिति में E = आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p = r³ न्यूटन प्रति कूलम। पहले क्वेश्चन का निगमन आप कर सकते हैं। और आपका ये अच्छी स्थिति है और ये निरक्षीय स्थिति है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलियुग्म के आघूर्ण का सूत्र। दोस्तों, इसका सूत्र होता है टाउ = क्वेश्चन 3 देखते हैं। गॉस का प्रमेय क्या है, इससे सिद्ध कीजिए। गॉस का प्रमेय, इस सूत्र को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे एक साल छोड़ के बार बार पूछा जाता है। तो गॉस का प्रमेय आपका देखिए बच्चों, ये है कि समस्त बंद पृष्ठ से गुजरने वाले निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ द्वारा घिरी हुई कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। इस सूत्र को डेरिवेट कर लीजिएगा, इससे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉस की नियम से कूलॉम के नियम का निगमन कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो समांतर प्लेटों के बीच में आपका संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन करिएगा और उसके बीच में जो है परावैद्युत पदार्थ रख दीजिएगा। और ये इसका डेरिवेशन बच्चों परीक्षा में जाने के 1-2 घंटा पहले देख लीजिएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना तथा कार्यविधि चित्र की सहायता से समझाइए। वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना तथा कार्यविधि चित्र की सहायता से इसको समझाइए। इसको भी बच्चे जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। आइए 7 नंबर, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, किरचॉफ के 2 नियम बताए गए हैं। दोनों नियम आपको, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम होता है धारा का नियम, धारा अथवा कह सकते हैं संधि का नियम। और दूसरा जो नियम होता है वो कह सकते हैं वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम। बच्चों, धारा अथवा संधि का जो नियम होता है वह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। और वोल्टता का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 8। अनुगमन वेग क्या है, इसके आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। अनुगमन वेग को
दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं BD से। और ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम हम कह सकते हैं कि अगर विभवांतर बढ़ाते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर बढ़ाते हैं, अगर उसके ताप दाब आदि में परिवर्तन ना करे तो जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। और हम समानुपाती को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसे R कहते हैं। R एक नियतांक है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो इस नियम की पुष्टि कर देना है अनुगमन वेग के आधार पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम और उनके अनुप्रयोग, उसको देख लीजिएगा दोस्तों। एम्पियर का परिपथी नियम और उसके अनुप्रयोग। तो एम्पियर का जो परिपथी नियम है, एम्पियर का परिपथी नियम दिखा देते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथी नियम देख सकते हैं। हम बता दें, आप इस तरीके से लिख दीजिएगा कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है B डॉट इंटू DL, ये उस परिपथ में बहने वाली जो कुल धारा होती है जिसे हम नेट धारा कहते हैं, ये म्यू नॉट का गुना होता है। ये आपका बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम है और इसी के आधार पे इसके कुछ अनुप्रयोग देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों हमने 9 नंबर जो है क्वेश्चन को कर लिया है। बच्चे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। हर बच्चे या हर छात्र छात्रा इसे जो है परीक्षा में पढ़कर जरूर जाएंगे। ये 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि परीक्षा में इसमें से जरूर आपके क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बायो-सेवर्ट नियम क्या है। और एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बायो-सेवर्ट नियम बच्चों, बायो-सेवर्ट नियम देखते हैं। बायो-सेवर्ट 2 साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि अगर एक चालक है उसमें बहने वाली धारा I है तो इसके छोटे से अल्पांश भाग, अगर हम चालक की लंबाई L माने तो इस छोटे से भाग जिसको हम PQ कह रहे हैं, इसकी लंबाई L है और इसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r मान लेंगे और इसकी तीव्रता जो है तल के लंबवत नीचे की तरफ अंदर की तरफ, अगर इस इतनी ही दूरी पर हम इस साइड में अगर लेते हैं तो तीव्रता जो होगी यहाँ पे P' मान लें। तो यहाँ पे तीव्रता ये अंदर चालक के तल के लंबवत बाहर की तरफ। दोस्तों ये क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए 2 संकेत, एक क्रॉस से बताता है कि लंबवत अंदर की तरफ, और ये डॉट ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। तो बायो-सेवर्ट ने कहा कि इसमें जो तीव्रता होती है वो धारा के समानुपाती होती है और इसमें जो अल्पांश भाग है डेल्टा L, चालक खंड के अवयव की लंबाई उसके समानुपाती होती है। और यही चुंबकीय क्षेत्रता जो है चालक खंड से दूरी और चालक खंड के बीच में बने कोण के ज्या के समानुपाती होती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। अगर इन चारों को एक साथ मिला दिया जाए, चारों को मिलाने पर, चारों को बच्चों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा I डेल्टा L DL, या कह सकते डेल्टा भी बोल सकते हैं, DL भी बोल सकते हैं। चलिए DL R यहाँ हम लिख दे रहे हैं, DL भी लिखते हैं कहीं कहीं बच्चे, कहीं तो साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई
IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज बायो-सेवर्ट नियम। इस नियम को बच्चे अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, परीक्षा में 100% गारंटी के साथ कह रहे आने की संभावना है। और इसके कुछ अनुप्रयोग बच्चों पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को समझाइए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को समझाइए। तो विद्युत प्रेरण संबंधी बच्चे जो फैराडे ने नियम दिया था, फैराडे ने 2 नियम दिया था। एक नियम, फर्स्ट नियम, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वह है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की डेल्टा फाई वी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और दोस्तों दूसरा जो नियम होता है वो कह सकते हैं ये जिससे उत्पन्न होती है प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा उधर होती है या उसका विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। और इस नियम को हम लेंज के नियम के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कभी कभी दोस्तों 1 नंबर में पूछ लिया जाता है लेंज का नियम किस नियम का पालन करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भंवर धारा और उनके अनुप्रयोग। भंवर धारा तथा उनके अनुप्रयोग। भंवर धारा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उनके 1-2 अनुप्रयोग पढ़ लीजिएगा। भंवर धारा क्या होती है? कोई अगर गतिशील धातु का टुकड़ा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से इस धातु की प्लेट में एक प्रबल धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये धारा इतनी प्रबल होती है कि यह पानी में बहने वाले भंवर के समान दिखाई देती है। इसीलिए इसे भंवर धारा के नाम से जाना जाता है, भंवर धारा के नाम से जाना जाता है। और चूंकि इस धारा को सबसे पहले फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। ये इतनी प्रबल धाराएं हैं। पहले तो लोग इस धारा का उपयोग अनुप्रयोग नहीं जानते थे, लोग इसको निगलेक्ट कर देते थे, लेकिन ये भंवर धारा का भी उपयोग होने लगा, जैसे ट्रेन के पहिए की गति को रोकने में। दूसरा कह सकते हैं विद्युत भट्ठी बनाने में, प्रेरण भट्ठी बनाने में। तीसरा जो होता है चंद्र कुंडली धारा मापी में इसका यूज करते हैं। जो सुई लगी होती है पहले वो धीरे धीरे जाकर रुकती थी, लेकिन ये भंवर धारा के कारण अब एकदम जाके सटीक जगह रुक जाती है जितनी उस परिपथ में धारा बह रही होती है। तो ये रहा भंवर धारा, इसको बच्चे याद कर लीजिएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अननोन प्रेरकत्व। इसको देख लीजिएगा बच्चों, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। और देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है और उनके प्रकार को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है ये दोस्तों अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इस अनयोन्य याद रखिएगा, ये भी 1-2 नंबर में पूछ लेता है ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और उच्च ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से 2 ट्रांसफार्मर होते हैं। और इसमें जो संबंध होता है, जो इस पर अधिकतर मैथमेटिकली लगवाने के लिए आता है, ये होता है NS/NP
और Vs अपॉन Vp, और ये जो हमारी धारा होते हैं, धारा होता है Ip इंटू IP अपॉन Is। इसको हम एक सूत्र देते हैं R, जिसको हम परिणमन अनुपात कहते हैं, परिणमन अनुपात के नाम से जाना जाता है, परिणमन अनुपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन जो है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन की सहायता से n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r सूत्र की स्थापना करना। दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये 100% आने के चांस होता है, श्योर कर लीजिए, क्योंकि गोली पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, समझा दे रहा हूँ। 15 में देखते हैं, 15 नंबर गोली पृष्ठ में। तो गोली पृष्ठ दो प्रकार के हैं, एक है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल अवतल दोनों के लिए सूत्र जो निकलेगा एक ही निकलेगा दोस्तों, चाहे परीक्षा में उत्तल आ जाए चाहे अवतल आ जाए, दोनों के लिए हमने आपको डेरिवेशन बताया है। और इसका जो सूत्र निकलेगा n/v माइनस 1/u इक्वल टू आपका ये है n-1 अपॉन r, वेयर n है अपवर्तनांक, n को हम अपवर्तनांक कहेंगे, n अपवर्तनांक होता है। v है प्रतिबिंब की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, और आपका u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और आपका r है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये सारे सूत्र हैं। इस सूत्र का डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आना तय है, 5 नंबर का मार्क्स रहेगा, इसमें मिलेगा। इसको अच्छी तरीके से आप डेरिवेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का, एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये भी दोस्तों चाहे आपका क्वेश्चन नंबर 15 और चाहे क्वेश्चन नंबर 16, दोनों में से हर साल एक आता है, चाहे आप 15 करिए चाहे 16 करिए। यह एक पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र। इसका मतलब क्या होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र? क्वेश्चन 16 को देख लेते हैं। 1/f, f का मतलब होता है लेंस की फोकस दूरी, और ये हमारा जो है 1/f देख लीजिए, n-1, n को हमने क्या यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है अपवर्तनांक है, n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यह है गोली पृष्ठ एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसे दोस्तों लेंस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। लेंस मेकर, लेंस जब भी बनाया जाता है इसकी सहायता से बनाया जाता है। लेंस मेकर के नाम से इसे जाना जाता है। तो 15वां या 16वां वेरी इम्पॉर्टेंट, 100% दोनों में से एक आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करना। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि जो प्रकाश तरंग, प्रकाश के जो नेचर होता है बच्चों, दो तरीके को होता है। प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। इसको सबसे पहले हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, और हाइगेंस ने इसकी पुष्टि भी की थी, जिससे कुछ प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी थी जो तरंग मानकर ही सिद्ध की जा सकती थी।
और इस आधार पे उसने जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की थी। तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन को समझ लेते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, तो बच्चों परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है, कोण आर। और दूसरा नियम होता है कि जो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो दोस्तों तरंग के आधार पर इसको दिखा देना है कि कोण आई जो है कोण आर के बराबर दिखा देना, और आपतित तरंगाग्र और परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब को तीनों एक ही तल में दिखा देना है। और इसी प्रकार हम अपवर्तन की भी व्याख्या कर सकते हैं। अपवर्तन कह सकते हैं। ये जो है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपना मार्ग चेंज कर देता है। तो प्रकाश की इस घटना को बच्चों हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना में सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है दोस्तों, वो है आज का आवृत्ति। ये भी कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर का पूछ लेता है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलता, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और इसके भी 2 नियम होते हैं, ये आपतित किरण और यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है वो कह सकते हैं साइन आई, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है दोस्तों, वह एक नियतांक होता है। नियतांक होता है। तो इसको प्रूव कर दीजिएगा। इसमें से आपको चाहे एक क्वेश्चन आएगा, चाहे परावर्तन चाहे अपवर्तन की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर d लैम्डा बटे स्मॉल d का निगमन करना। तो दोस्तों जानते हैं कि यंग ने द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग किया था और उसके आधार पर जो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकाला था। और फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है उससे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसे हम जो है W से प्रदर्शित करते हैं। तो W ये फ्रिंज की चौड़ाई है, d लैम्डा बटे स्मॉल d। तो कैपिटल D जो होता है, ये जो होता है पर्दे की दूरी है, और d लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और स्मॉल d है रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। तो पहले तो हम जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई बच्चे 2 अदीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, 2 दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको बच्चों हमने अच्छी तरीके से डेरिवेशन कराया है। इसको एक बार कॉपी पे डेरिवेट कर लीजिएगा, स्वयं से एक बार 2 बार कर लीजिएगा, तीसरी बार स्वयं आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। तो इसको भी दोस्तों अच्छे तरीके से
तैयार कर लीजिएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पे पड़ती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने इसकी पुष्टि किया था जो है फोटॉन मानकर। प्रकाश को कहा कि ये जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसकी एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसको क्या किया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या को अच्छी तरीके से समझाया था और ये समीकरण दिया था। समीकरण क्या है? जो हमारी कुल ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा होती है, इसको कुछ ऊर्जा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं, और जब धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, जिसको हम के से कहते हैं। ये है कुल ऊर्जा, ये है कार्यफलन और ये गतिज ऊर्जा। तो ये अगर उस कण का द्रव्यमान यम हो और वह v वेग से गति कर रहा है तो 1/2 और मैक्सिमम इसका स्क्वायर बराबर ये आपका जो है एच न्यू, फोटॉन की जो एनर्जी फोटॉन की वो एच न्यू है, और हो जाएगा एच न्यू नॉट। और इसको हम गतिज ऊर्जा को इधर कर दे, यम 1/2 एम वी मैक्सिमम, वेग अधिकतम होता है यहाँ पे, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण के नाम से जानते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का, ये 19 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। इसको पढ़ लीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर को हमने जो है एक एक भाग के बारे में बताया है और उसका उल्लेख किया, उसका कार्य क्या है। जैसे मंदक का कार्य कौन करता है? तो मंदक का कार्य करता है भारी जल। कैडमियम जो होती है वो नियंत्रक छड़ें होती हैं, जो न्यूट्रॉन इसमें बहुत तेज़ी से गति करने लगता है तो हम जो है कैडमियम की सहायता से उसकी गति को काबू कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर है 21 देखते हैं। 22 होगा, जिससे नॉट गेट हमने रखा है, आर गेट एन डी गेट। इसका प्रतीक बच्चों बुलियन व्यंजक और इसकी सत्यता सारणी आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में परिपथ आरेख दिखाइएगा और इसकी कार्यविधि को समझाइएगा कि इसको हमने कॉपी पे अच्छी तरीके से बनाया है। ये भी देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपी ट्रांजिस्टर दोनों ही, यहाँ पे हमने केवल पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों में से कोई एक परीक्षा में आता है। इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिएगा और ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या अच्छी तरीके से कर देते। ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया परीक्षा की दृष्टि में। पी एन संधि डायोड, ये तो वेरी मोस्ट 100% कह सकते हैं, ये 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन इस साल जरूर पूछा जाएगा। पी एन संधि डायोड अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, तो इसमें जो है पी एन संधि डायोड का यूज कर लीजिएगा। अगर एक संधि डायोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा संधि डायोड होता है, ये होता है P होता है और ये आपका N होता है। अगर हम परिपथ में एक लगाते हैं तो वो अर्ध तरंग के आधा भाग ऐसे कट के आएगा इस तरीके से अर्ध। अगर हम 2 डायोड का यूज कर लेते हैं तो हमारा जो है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करेगा।
तो दृष्टकारी का मतलब जो होता है दृष्टिकरण। आते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर एक प्रवर्धक की भांति कार्य करता है, इसको भी देख लीजिएगा। खगोलीय दूरदर्शी की संरचना तथा क्रियाविधि को वर्णन कीजिए और किरण आरेख इसका किरण आरेख, इसमें 2 लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल। दोनों ही उत्तल लेंस होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। एक अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु के सामने रखा होता है और जिससे नेत्र द्वारा जो लेंस रखा होता है उसे हम नेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका दोस्तों अच्छी तरीके से किरण आरेख बना लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या। क्रांतिक कोण की परिभाषा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या तथा परावर्तन की शर्तें, ये आप इसको अच्छी तरीके से, और इसके एक एक उदाहरण, जैसे आपका प्राकाशिक तंतु किस पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें देख लीजिएगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र को प्राप्त कीजिएगा। तो बल आघूर्ण का सूत्र संकेत टाउ बराबर ये है आपका NIAB साइन थीटा। और दोस्तों NIA को हम ये कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी जगह पे हम जो है लिख सकते हैं MB साइन थीटा। यह है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पे लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र। और आप जो है चाहे इसको पूछ लिया जाए चाहे ये पूछ लिया जाए, जहाँ B है चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से आप जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और इसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें आपको परीक्षा में बहुत से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।